नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों को पढ़ाने वाले इस चैनल पर स्वागत करती हूं और इस चैनल का नाम है ग्रेट एम। आज हम पढ़ेंगे नवम कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का एक कविता है। इसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने और कविता का नाम है ग्रामश्री अर्थात गांव की शोभा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे या पढ़ेंगे कि गांव की शोभा किन किन चीज़ों से होती है। अब आप सभी जानते हो कि जब बात गांव की आती है तो गांव की हरियाली, फल फूल, पेड़ पौधे, खेत, ये सब जो है गांव की शोभा माने जाते हैं। इन्हीं से गांव की शोभा होती है। तो आज इस कविता में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी एक कवि ही नहीं, एक कुशल गद्यकार भी थे। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में 20 मई 1900 में हुआ था और इनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उसके उपरांत 1919 में वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में गए। वहां पर उन्होंने आगे की शिक्षा ग्रहण की। इन्हें बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ तक कि पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आज इनके बारे में ही हम जानने वाले हैं और 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता ग्रामश्री से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध छायावादी कवि और गद्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि कहते हैं कि खेतों में दूर तक, जहाँ तक भी हमारी दृष्टि जाती है, वहाँ तक मखमल जैसी नर्म मुलायम हरियाली फैली हुई है और सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं मानो जैसे कि उससे लिपटी हुई हों, और जो सुबह सुबह ओस होती है वो चांदी की सी उजली जाली के रूप में नजर आ रही है, अर्थात चांदी की उजली परत के रूप में, जैसे हरियाली पर कोई ऊपर से चांदी की परत बिछाई हुई हो, ऐसी नजर आ रही है। और तिनकों के हरे हरे तन पर, यहाँ पर उन्होंने मानवीकरण करते हुए तिनकों का मानवीकरण किया है और उनका मानवीकरण करते हुए कहा है कि जैसे मानो उनके हरे हरे तन में उनका हरे रंग का रुधिर जो है झलक रहा है, अर्थात दिखाई दे रहा है। और श्यामल भूतल पर, अर्थात श्यामल जिसमें चारों तरफ हरी भरी हरियाली है, कहीं पेड़ फूल पत्ते हैं और अलग अलग तरह की फसलें हैं, तो उन सब के कारण जो है धरती का रंग श्यामल कहा गया है। तो ऐसी धरती पर, श्यामल धरती पर आकाश बहुत दीर्घ समय से ऐसे लग रहा है मानो कि वो नीले रंग का फलक जो है आकाश झुका हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि धरती रोमांच से भरी हुई सी लगती है, क्योंकि अब जौ और गेहूं की फसल में नई बालियां आ गई हैं और अरहर और जूट की फसलें जो हैं, जो कि पक चुकी हैं, तो वो ऐसे लग रही हैं मानो कि उन्होंने सोने की करधनी बांधी हुई है और वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। और जो सरसों फूल कर तैयार हो गई है पीले पीले रंग की, उनसे जो है भीनी भीनी जो है तेल से युक्त गंध हवा में उड़ रही है। लो हरी धरा से नीले रंग की कली, अर्थात जो तीसी कहते हैं अलसी को, तो अलसी के फूलों की नीले रंग की कलियां जो है ऐसे लग रहा है मानो हरे रंग की धरती से वो नीले रंग के फूल जो हैं झांक रहे हों, अर्थात जो अलसी का फूल होता है वो नीले रंग का होता है और वो ऐसे प्रतीत होता है मान लो हरी धरती से वो झांक रही है। तो ये सब दृश्य देखकर वसुधा यह धरती रोमांचित सी नजर आती है। इससे आगे की पंक्तियों में कवि ने मटर का मानवीकरण करते हुए कहा है कि मटर रंग बिरंगे फूलों के बीच में मटर की फलियां कुछ ऐसे नजर आ रही हैं मानो कुछ सखियां मिलजुल कर हंस रही हैं, और मखमली कोमल पेटियों में जैसे मानो मटर की फलियां अपने बीच, अपने अंदर बीजों की लड़ी छिपाए हुए है, अर्थात बीजों की श्रृंखला छिपाए हुए कोई मखमली पेटी हो, ऐसी मटर की फलियां नजर आ रही हैं। इन मटर के फूलों पर जब रंग बिरंगी सुंदर सुंदर तितलियां उड़ उड़ कर बैठती हैं तो ऐसे प्रतीत होता है मानो
मटर के फूल स्वयं ही अपने डंठल से उड़कर दूसरे डंठल पर जाकर बैठ गए हों। अगले पद्यांश में कवि प्राकृतिक परिवर्तनों को बताते हुए फलदार वृक्षों के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से फलदार वृक्षों में कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं। तो वो कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियाँ सोने चांदी जैसी मंजरियों से लद गई हैं, अर्थात उसमें बौर आ गए हैं, और ढाक और पीपल के पत्ते भी झड़ रहे हैं, जिनमें जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। हो उठी कोकिला मतवाली, कोकिला कहते हैं कोयल को। तो कोयल जब आम के वृक्षों में सोने चांदी जैसी बौरों को आया हुआ देखती है तो कोयल मतवाली हो उठती है, बहुत प्रसन्न हो उठती है और वो कूकने लगती है। महके कटहल मुकुलित जामन, जंगल में झरबेरी झूली। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कटहल और जामुन आदि वृक्षों पर भी जो है जब ये तैयार होते हैं तो इनके जो फूल हैं वो भी खिलने शुरू हो जाते हैं, और जंगल में जो झरबेरी के पेड़ हैं अर्थात जंगली बेर के पेड़ हैं वो भी अब बेर से लद गए हैं, अर्थात उसमें भी बेर के गुच्छे नज़र आने लगे हैं। उसी प्रकार से फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आड़ू नींबू और अनार आदि वृक्षों पर भी फूल आ गए हैं, और जिस प्रकार से सभी वृक्ष जो है अपने प्राकृतिक सौंदर्य के उत्कर्ष पर हैं, उसी प्रकार से आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियां भी अपने विकास को प्राप्त कर रही हैं, अर्थात विकसित हो रही हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो अमरूद पीले और मीठे हो चुके हैं अब वो और ज़्यादा मीठे हो गए हैं, उनमें लाल लाल चित्तियाँ नज़र आने लगी हैं, अर्थात लाल लाल धब्बे उन पर नज़र आने लगे हैं, जो कि ये साबित करते हैं कि वो अब पककर और ज़्यादा मीठे हो गए हैं। उसके अतिरिक्त सुनहरे रंग के मीठे मीठे बेर भी पककर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आंवले का वृक्ष आंवलों से जो है उनकी डाल बिल्कुल लद चुकी है। लह लह पालक मह मह धनिया, खेतों में सब जगह जो है पालक लह लह अर्थात लहलहा रहा है, और महमह धनिया, धनिये की महक जो है वातावरण को और ज़्यादा सुगंधित कर रही है, धनिये की महक सर्वत्र फैल रही है। लौकी और सेम फली फैली, लौकी और सेम की फलियां फैली अर्थात कहाँ पर, अपनी जो उनकी लताएं हैं उसमें वो फैल गई हैं या झूल रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, तो कहीं मखमल से मुलायम दिखाई देने वाले टमाटर भी लाल हो गए, अर्थात वो भी पककर तैयार हो गए हैं, अर्थात वो पहले हरे थे जब तक कच्चे थे, लेकिन जब वो पक गए हैं वो भी अब लाल रंग के हो गए हैं। तथा मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चें जो है एक बहुत बड़ी हरी थैली के समान नजर आ रही हैं। गंगा की सतरंगी रेती बालू के सांपों से अंकित है, अर्थात गंगा के किनारे जो रेत है वो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण सात रंग की नज़र आती है, अर्थात कई रंगों की नज़र आती है, चमकीली नज़र आती है। तो उस पर बालू लहरों के आने जाने से बालू पर जो निशान बनते हैं वो ऐसे लगते हैं मानो वो सांपों से अंकित हों। उसके तट पर घास की झाड़ियाँ और तरबूजों के खेत बड़े ही सुंदर नज़र आते हैं। जल के बीच में तैर रहे बगुले अपना सिर खुजलाते हुए ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो वे अपने बालों में कंघी कर रहे हों। और गंगा के उस बहते हुए जल में कहीं चकवा पक्षी तैर रहे हैं तो कहीं किनारे पर मगरौठी अर्थात एक विशेष प्रकार की चिड़िया ऊँघती हुई सी दिखाई पड़ती है। अंतिम पद्यांश में कवि का कहना है कि हंसमुख हरियाली अर्थात प्रसन्न चित्त दिखाई देने वाली हरियाली हिम आतप सुख से, हिम आतप कहते हैं सर्दियों की धूप को, तो सर्दियों की धूप से मिलने वाले आनंद के कारण अलसा गई है, अर्थात उसको आलस उत्पन्न हो गया है। जो सुख उसको सर्दियों की धूप से प्राप्त होता है उससे उसको आलस उत्पन्न हो गया है।
और ये संपूर्ण हरितिमा अर्थात ये हरियाली से भरी फसलें जैसे मानो रात में तारों के सपनों में खो गई हैं और सो चुकी हैं। संपूर्ण गांव अब इस हरियाली के कारण एक मरकत के डिब्बे के जैसा प्रतीत होता है। मरकत पन्ने को कहा जाता है। यह पन्ना एक रत्न होता है जिसका रंग हरा है, और क्योंकि गांव में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, इसलिए गांव की तुलना जो है मरकत डिब्बे से की गई है कि गांव जो है हर तरफ हरियाली के कारण पन्ने के डिब्बे जैसा प्रतीत होता है, जिस पर नीले रंग का आकाश आच्छादित है। अर्थात आच्छादन का अर्थ होता है ढकना। तो नीले रंग के आकाश ने जिस मरकत डिब्बे को ढक दिया है। इसके बाद अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से। और ये हरियाली वाला पूरा ग्राम जो कि मरकत डिब्बा है अर्थात पन्ना रत्न का सा जो डिब्बा है, यह अपनी अनुपम छवि से, अपनी इस सुंदरता से प्रत्येक मनुष्य के मन को हर लेता है। इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।